गद्यखंड अध्याय 7 ओ सदा नीरा। लेखक जगदीश चंद्र माथुर। विधा निबंध। विस्तृत समरी। प्रस्तुत निबंध ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के निबंध संग्रह बोलते क्षण से लिया गया है। इसमें लेखक ने गंडक नदी को निमित्त बनाकर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह को चित्रित किया है। बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोद से उतरकर मानव ने जब समतल भूमि पर पैर रखे तो कृषि कर्म के लिए यहां अपना पड़ाव डाला। यह क्षेत्र जंगलों से भरा था। यहां सदा नीरा गंडक नदी बहती थी। कहते हैं कि गौतम बुद्ध के समय यहां घना जंगल था। बाद में महावन कहलाने वाला ये जंगल कटता गया। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी, सदा नीरा और महागंडक भी है। ये नदी बहुत गहरी और चंचल है। इसमें अक्सर बाढ़ आती है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने बचपन में इस नदी को देखा था। इसमें बहुत पानी रहता था और इसकी धारा तेज थी। उन्होंने सुना था कि इस नदी में एक मगर रहता था जो लोगों को खा जाता था। लेखक चंपारण की भूमि का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज था। प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इसी कर्नाट वंश के राजा हरिसिंह देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गियासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। तब से यहां जंगल ही जंगल था। यहां के लोग बाहर से आकर बसे हैं। थारू और धांगड़ जातियां यहां की मूल निवासी नहीं है। धांगड़ शब्द का अर्थ है ओरांव भाषा में भाड़े का मजदूर। इन्हें दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से नील की खेती के सिलसिले में लाया गया था। ये लोग आदिवासी जातियां ओरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। इनके बीच मिश्रित ओरांव बोली में बात होती है। धांगड़ों का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष ढलती शाम के मंद प्रकाश में अत्यंत मनोहारी सामूहिक नृत्य करते हैं। थारुओं के बारे में कहा जाता है कि वे थार राजस्थान से आए थे। वे यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। वे अपने आप को आदिवासी नहीं मानते। वे अपने घरों में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। उनके घर बहुत साफ सुथरे होते हैं। घर की हर चीज में कलात्मकता दिखाई देती है। चंपारण में नील की खेती का इतिहास पुराना है। अंग्रेज सरकार ने यहाँ के किसानों पर 3 कठिया प्रथा लागू की थी। इसके तहत हर किसान को अपनी जमीन के 3 कट्ठे प्रति बीघा पर नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी। इससे किसान बहुत परेशान थे। 1917 में गांधी जी चंपारण आए। उन्होंने किसानों को इस अत्याचार से मुक्ति दिलाई। गांधी जी ने यहाँ शिक्षा की भी व्यवस्था की। उन्होंने भितिहरवा में एक आश्रम विद्यालय स्थापित किया। इस विद्यालय को चलाने के लिए उन्होंने पुंडलीक जी को भेजा, जो एक निर्भीक और चरित्रवान व्यक्ति थे। पुंडलीक जी ने गांव वालों के मन से अंग्रेजों का भय दूर किया। गांधी जी ने चंपारण में जो शिक्षा व्यवस्था शुरू की थी, उसका उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान देना नहीं था। वे ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जिससे बच्चे चरित्रवान बने और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बेतिहरवा आश्रम की एक घटना का जिक्र लेखक करते हैं। आश्रम में एक अंग्रेज एमन साहब आए। उन्होंने आश्रम के लोगों को डराया धमकाया, लेकिन आश्रम के लोगों ने उनका डटकर मुकाबला किया। लेखक चंपारण के प्राचीन स्मारकों का भी वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि यहाँ रामपुरवा में अशोक के 2 स्तंभ हैं। एक पर सिंह की मूर्ति है और दूसरे पर बैल की। ये स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। लौरिया नंदनगढ़ में भी एक विशाल स्तंभ है। ये स्तंभ बहुत ऊंचा और सुंदर है। अंत में लेखक चंपारण के जंगलों की कटाई पर चिंता व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि जंगलों की कटाई से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। इससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। वे कहते हैं कि हमें जंगलों को बचाना चाहिए। लेखक के अनुसार गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। इसने कई संस्कृतियों को जन्म दिया है, लेकिन आज ये नदी भी प्रदूषण का शिकार हो रही है। हमें इस नदी को भी बचाना चाहिए। ये निबंध चंपारण की संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण पर एक गहरा चिंतन है। मुख्य बिंदु। प्रस्तुत निबंध ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के संग्रह बोलते क्षण से लिया गया है। इसमें गंडक नदी को निमित्त बनाकर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह का वर्णन है। चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी और नवीन दोनों है। गंडक नदी को सदानीरा, नारायणी और महागंडक भी कहा जाता है। 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक यह कर्नाट वंश का राज था। राजा हरिसिंह देव को 1325 ई में गियासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में भाड़े का मजदूर है। धांगड़ों को दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से नील की खेती के लिए लाया गया था। थारू जनजाति के लोग संभवतः राजस्थान के थार मरुस्थल से आए थे। चंपारण में अंग्रेजों ने किसानों पर 3 कठिया प्रथा लागू की थी।
तीन कठिया प्रथा के अनुसार प्रति बीघा 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती अनिवार्य थी। 1917 में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलाई। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के प्रसार के लिए भितिहरवा में एक आश्रम विद्यालय स्थापित किया। पुंडलीक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के एक शिक्षक थे। पुंडलीक जी ने गांव वालों को निर्भीक बनने की शिक्षा दी। रामपुरवा में अशोक के 2 स्तंभ पाए गए हैं, एक पर सिंह और दूसरे पर बैल की आकृति है। लौरिया नंदनगढ़ में अशोक का एक विशाल स्तंभ है। लेखक जंगलों की अंधाधुन कटाई पर चिंता व्यक्त करते हैं। निबंध ये संदेश देता है कि नदी और वन संस्कृति के स्रोत हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। परिभाषाएं और तिथियां। सदा नीरा, सदा जल से भरी रहने वाली नदी, गंडक नदी का एक नाम। धांगड़, ओरांव भाषा में इसका अर्थ है भाड़े का मजदूर। थारू, चंपारण में रहने वाली एक जनजाति। तिनकठिया, एक प्रकार की कृषि प्रणाली जिसमें किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघा 3 कट्ठे हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। भितिहरवा, चंपारण में एक गांव जहां गांधी जी ने आश्रम और विद्यालय स्थापित किया था। 1325 ई। इस वर्ष राजा हरिसिंह देव को गियासुद्दीन तुगलक के आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1917 ई। इस वर्ष महात्मा गांधी का चंपारण में आगमन हुआ। पुंडलीक जी, भितिहरवा आश्रम के एक शिक्षक जिन्होंने लोगों को निर्भीकता का पाठ पढ़ाया। कर्नाट वंश, 12वीं सदी में चंपारण क्षेत्र में शासन करने वाला एक राजवंश। एमन साहब, एक अंग्रेज अधिकारी जिसने भितिहरवा आश्रम के लोगों को धमकाने का प्रयास किया।